हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और यही मैं कोशिश करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो और बड़े आसानी से इस चैप्टर को आप समझे। ये नया चैप्टर है और क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये इस चैप्टर के अंदर जो मार्क्स जो कवर होते हैं वो 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है वो जरूर कवर होते हैं। और इस बार का जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है तो इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बोर्ड के पेपर में। और आज का जो चैप्टर है, अगर उस चैप्टर का नाम देखें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ। इसमें मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ और ये चैप्टर जो है वो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट ए का। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठोगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक कवर है, इसमें एक तो है मीनिंग और दूसरा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए इस चैप्टर को आगे करने के लिए इस वीडियो के ऊपर आगे की तरफ चलते हैं और टॉपिक हम कवर करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका मीनिंग होता क्या है? अगर मैं एनपीओ के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरा सिंपल सा लैंग्वेज है एनपीओ में, वो है एनपीओ organization whose main objective not for profit but its main objective is to be served for society and its member. It means every organization have an objective. If in enterprise there is an objective of profit, but in NPO, the NPO is mainly objective is for serving the society and its member, but not a main objective of the profit earning. कहने का मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कभी भी डिफर नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में। वो हमेशा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बात करते हैं और प्रॉफिट पे ही काम करते हैं। बट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे कोई मुनाफा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ आपको सोसाइटी की सर्विस होगी या सोसाइटी की सर्व के ऊपर बात की जाएगी और उसके मेंबर को सर्व किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल भी देंगे तो नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्कूल्स, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, सोसाइटी फॉर प्रमोशन एक्सेट्रा। अगर आप देखोगे तो पब्लिक हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो, जैसे कि एम्स हुआ हमारा या फिर पीजीआई हुआ, तो ये जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं प्रॉफिट ना कमा के सर्विस देना सोसाइटी को। तो प्रॉफिट कभी भी इनके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। ऐसे ही सेम लाइक इफ वी आर गोइंग टू अ कॉलेज एंड इफ वी आर गोइंग टू अ schools, तो schools have a main objective for that servicing providing for the education to the student, but it not main objective to be earn the profit from the student। इसी तरह कॉलेज में भी तो इनका मेन मकसद जो है वो प्रॉफिट से हटकर होता है। एज एज कंपैरिजन नॉर्मल जो हमारे जो एंटरप्राइज होते हैं, जैसे कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म लेता हूँ या फिर कंपनीज लेता हूँ या कोई भी एलएलपी लेता हूँ या एलएलसी लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, तो वहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट होता है। दे आर मेनली अर्निंग टू द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर कीन टू बी more and more increasing their profit, not for the servicing for society। so ये हमारा एनपीओ का डेफिनेशन है। तो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इफ वी आर गोइंग टू टेक द मेन सोर्स ऑफ इनकम, देन द एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन इज मीन्स दैट if any person coming to the contribution to any fund to any society or any NPO organization, so it means that's a donation or it is free of cost. There is not servicing any services to, or their NPO is not rendering to any services to any organization or any contributor, तो उस केस में हम उसको कहते हैं डोनेशन। इसका मतलब ये कि दिस इज अ वन साइड ट्रांसैक्शन और वी व्हाट वी कैन कॉल दैट इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम कंट्रीब्यूटर टू एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बंदा पैसा देता है किसी को विदाउट एनी सर्विसिंग रेंडर, या कोई भी सर्विस नहीं दे रहा या कुछ भी नहीं दे रहा हो बट ऐसे ही आपको आके दे रहा है, तो उसको हम डोनेशन कहते हैं। अब ये डोनेशन कहाँ कहाँ हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मंदिर जाते हो, अब मंदिर जाते हो तो वहाँ आप क्या करते हो, गुल्लक में पैसा डालते हो या फिर उनके दान पात्र में वहाँ पे पैसा डालते हो, कुछ भी मनी डालते हो या कुछ भी डोनेशन देते हो, उसको हम डोनेशन कहते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ चैरिटेबल अमाउंट, इट इज़ नॉट अ अर्निंग बाय द एनपीओ, इट जस्ट बाय द अर्न बाय द सोर्स ऑफ डोनेशन या कंट्रीब्यूशन बाय द कंट्रीब्यूटर। तो ये एक तरीके से सोशल सर्विसिंग कॉस्ट होता है, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऐसे ही कोई सोसाइटी है तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है कि मतलब कि एवरी मंथ एवरी ईयर वी हैव टू बी पे सम सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू सोसाइटी सो दैट आवर मेंबरशिप टू बी कंटिन्यू और रिन्यूएबल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक क्रिकेट एकेडमी में जाके क्रिकेट खेलता हूँ तो उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, या तो डोनेशन या सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो होते हैं जो स्टूडेंट जो है अपनी एक फीस देते हैं सालाना, 1,000 रुपये दे दिया, 2,000 रुपये दे दिया। वो एक मेंटेनेंस अमाउंट की तरह होता है कि वो स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से उनको ग्राउंड फैसिलिटीज़ मिले, उनको सब कुछ प्रॉपर तरीके से किट्स मिले, उनको प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई मिले, सब कुछ मिले ताकि वो अपने क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन हुआ या लोन हुआ या ग्रांट्स हुआ, तो ये सारे जो इनकम है, ये इनकम जो सोर्स है ये एनपीओ का होता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ की जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और एनपीओ को अर्न करने का जो मेन सोर्स है वो क्या है। आई थिंक बच्चों ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन, और मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे और इस डेफिनेशन को पढ़ोगे। चलिए आज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा आज का जो टॉपिक है या मेन टॉपिक कह सकता हूँ इस एनपीओ का, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, receipt and payment account. Okay, what is a receipt and payment account? The student, first of all, we have to make sure that the receipt and payment account is just like a cash account or bank account, but it doesn't means that it is just going to be say that cash account. ये cash account नहीं कह सकते, but it's just parallel like a cash account. अब हम इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ या सिंपल लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, तो एक तरीके से ये छोटा मोटा आप क्या कह सकते हो कि ये कागज का चिट्ठा है जिसमें हम लिखते हैं कि रिसिप्ट के साइड में रिसिप्ट का सारे अमाउंट जो जो रिसिप्ट हुआ है, और पेमेंट साइड में हम पेमेंट के सारे अमाउंट जो जो हमने पेमेंट किया हो। तो इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द ऑल द डाटा फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर विच इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सो रिसिप्ट जो होती है वो हमारे डेबिट साइड में आती है, और पेमेंट अकाउंट ये तो पेमेंट्स सेक्शन जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। तो मैंने भी यहाँ पे मैंने एक स्पेसिमेन डाल रखा है। अगर आप स्पेसिमेन देखोगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑफ डेट, मतलब आज के डेट तक का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें मैंने डेबिट साइड में देखा होगा अपने रिसिप्ट है, फिर अमाउंट है, फिर पेमेंट है, फिर अमाउंट है, और ये 4 कॉलम बनती है इसमें। तो रिसिप्ट में देखोगे तो इसके अंदर सारे के सारे रिसिप्ट चाहे कोई भी हो, वेदर इट इज टू बी अ कैपिटल रिसिप्ट और इट is to be a revenue receipt, whatever the nature of that receipt should be recorded under the column of receipt account. ऐसे ही whatever the nature of the payment, like if it is capital nature of payment or if it is revenue nature of payment, so that should be recorded in under the column of payment account. There is no लीनियंसी शुड बी क्रिएटेड, या आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कोई लीनियंट नहीं दिखा सकते कि मतलब कि अगर आपको कोई भी पेमेंट है या आउटसाइड अ बिजनेस पेमेंट है तो आउटसाइड अ बिजनेस पेमेंट को यहाँ लेके आना है। नो, देर इज नो आउटसाइड अ बिजनेस पेमेंट, इट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली द वॉट एवर द एनपीओ हैज बीन रिसीव्ड और एनपीओ हैज बीन पेड एनी अमाउंट टू आउटसाइडर। सो ये एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एंड इट शुड बी अ समराइजेशन ऑफ द ऑल द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम द एनपीओ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये एक समराइजेशन है, ये एक समरी है। ये इससे सिर्फ आप ये पता कर सकते हो कि सालाना कितना आपका रिसिप्ट हुआ और सालाना आपका कितना खर्चा हुआ। तो रिसिप्ट में अगर देखोगे तो मेरा पहला क्या कहते हैं कॉलम आता है, वो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर आता है टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर आता है टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, पहले मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ने कोई भी मेंबरशिप ले रखी है, इफ इट इज एनी पर्सन टेकिंग एनी द मेंबरशिप फ्रॉम एनी सोसाइटी और एनी एसोसिएशन और एनी एकेडमी,
तो वहाँ पे रिन्यूअल प्रोसेस या एवरी ईयर दे हैव टू बी पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और दैट सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो जब पे करेगा तो वो हर साल पे करेगा, ताकि उसको रिन्यूअल मिल सके उस मेंबरशिप का। जैसे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं एक एकेडमी में जा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एवरी ईयर मुझे 5,000 रुपये मेरे को देने हैं उस एकेडमी को, ताकि वो अपने 5,000 से क्या कर सके, आपको सारी की सारी फैसिलिटीज दे सके। लाइटिंग का फैसिलिटीज, ग्राउंड का फैसिलिटीज, ग्रास कटिंग का फैसिलिटीज, बिल्कुल पिच अच्छी हो, ये सब क्यों दे रहे हैं, ये सर्विसेज है। ये सर्विसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनको सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी दे रहे हैं, अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी अभी दे रहे हैं, और इस साल का सब्सक्रिप्शन भी आप उनको अभी मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट इफ एनी पर्सन, वेदर they are paying for the previous year or current year or next year, so all the transactions should be recorded under the receipt side of the same year which year they have to be received from the other person। मतलब जो पर्सन से रिसीव कर रहा है और जिस ईयर पे कर रहा है, मान लो 2019 में कर रहा है, तो 2019 के अंदर ही ये रिसिप्ट के अंदर सारे के सारे आएंगे। बेसिक आप इसको क्या करोगे, बाइफर्केशन कर दोगे, ये पिछले साल का इनकम है, ये इस साल का इनकम है, और ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट आता है टू जनरल डोनेशन, टू स्पेसिफिक डोनेशन, टू जनरल ग्रांट, टू सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमने बेचा तो उसके ऊपर जो पैसा आया, या ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ बेच दिया तो उसके ऊपर जो, टू रेंट रिसीव, टू डिविडेंड, टू लीगल सी। लीगल सी क्या होता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने पैसा रिसीव किया हो किसी से, तो जनरल हो या स्पेसिफिक हो, कुछ भी हो। ऐसे ही टू एंडोवेंट, टू सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, तो उस ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा रिसिप्ट के इस साइड आएगा। क्लोजिंग वाला बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो आपका, सॉरी, क्लोजिंग वाला बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपका रिसिप्ट साइड में आएगा, और ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या होगा, पेमेंट साइड में आएगा। तो उस ऐसे ही हमारा जो रिसिप्ट का जो मैच फंड है या प्राइस फंड, कोई ऐसा फंड हम रिसीव कर रहे हैं किसी पर्सन से या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो फंड भी यहाँ पे आएगा। ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस है, अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा। तो पेमेंट साइड में जो पेमेंट कर रही है एनपीओ अदर्स सोसाइटी को, या अदर एक्सपेंडिचर जो भी, मतलब लीगली वो वैलिड है कि उसको पेमेंट करना है उसको। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा पहले क्या है आएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरा पिछले साल का या प्रीवियस ईयर का, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर द पेमेंट साइड ऑफ द अमाउंट। ओके, सो ऐसे ही अगर मैंने किसी को सैलरी दी है तो मैंने सैलरी, रेंट दिया है तो रेंट, पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर मैगजीन्स, रिपेयर्स, ठीक है, लोन रिपेमेंट किया मैंने, या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसका एक्सपेंसेस, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो वो इवेंट का, हॉनोरेरियम पे किया तो वो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने परचेज की हो या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की हो, या फिर ऑफिस एक्सपेंस किया हो मैंने कुछ, तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर मेरे पेमेंट साइड में आएंगे। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इजी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अभी हम बाइफरकेट नहीं करेंगे कुछ भी कि मतलब करंट ईयर का रिलेटेड ही यहाँ इनकम डालना है या करंट ईयर का ही पेमेंट करना है। नो, all the income, all the expenditure should be recorded under this receipt and payment account, but it should be received or paid under the during the same period। it means अगर 2019 के अंदर अगर मैं मान लूँ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मैंने खर्चा या इनकम किया है, तो वो यहाँ आएगा। हाँ, 1 अप्रैल 2021 में कोई अगर रिसीव किया है तो वो यहाँ नहीं आएगा, या 1 अप्रैल 2021 को मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो यहाँ नहीं आएगा। जिस ईयर का आप बना रहे हो उस ईयर के जितने भी इनकम है, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारा का सारा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो स्पेसिमन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अंदर आप डालिएगा, मैं आपको उसकी क्लैरिटी दूंगा। चलिए आज हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये स्पेसिमन किस चीज़ के ऊपर हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। तो चलिए, तो हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए, कि ताकि आपको बड़ा आसानी से समझ में आए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखिए।
From the information given below, prepare the receipt and payment account of the Friend Club Delhi for the year 30 ended 31st March 2020 Indian rupees. ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 31 मार्च 2020 तक का बना रहे हैं, मतलब आर फाइनेंशियल ईयर शुड बी 1 अप्रैल 2019 टू 31st March 2020. It means that we all are recorded the transaction on the basis of 1 April 2019 to 31st March 2020. तो चलिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है मेरे को, एक साल के अंदर क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या इनकम है इनका। तो कैश एट बैंक जो है इनका 44,000 है, सब्सक्रिप्शन जो है 3,76,000, डोनेशन है मेरा 80,000, एंट्रेंस फीस है 43,000, रेंट रियलाइज है 52,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हम नॉर्मली हमें इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं वैसे वो लोग भी पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी ले रखे हैं इन्होंने 34,400, टैक्सेस पे कर रही है एनपीओ वो है 5,000, सैलरीज एंड वेजेस जो पे कर रही है एनपीओ वो है 2,15,000, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी को कुछ हॉनोरेरियम दे रही है 25,000, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज 29,500, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो एक्सपेंस किए उन्होंने 3,500, और पैटी एक्सपेंसेस का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस, जो डे टू डे उनको कैश में एक्सपेंस कर रही है वो है 9,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया इन्होंने 3,100। तो चलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, फ्रेंड क्लब दिल्ली। स्टूडेंट आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ये पहले किसका है और कहाँ का है ये देखना जरूरी है। अगर ये फ्रेंड क्लब है तो फ्रेंड क्लब लिखना जरूरी है, अगर यहाँ XYZ क्लब है तो XYZ क्लब, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं होगा और ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं होगा अगर आपने इसे मिस किया। तो प्रॉपर तरीके से अगर प्रेजेंटेशन करना है तो जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है वैसे ही करना। तो यहाँ मैंने लिखा है फ्रेंड क्लब दिल्ली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑफ डेट 31st मार्च 2020, और रिसिप्ट मैंने डाला हुआ डेबिट अमाउंट, पेमेंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए अब इसके अंदर मैं पहले क्या लूंगा, कैश एट बैंक जो मेरा 44,000 वो रिसिप्ट का है क्योंकि ये हमारा पैसा हमारे पास है, तो टू बैलेंस बड़ा डाउन 44,000। मैंने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400, तो वो मैंने पेमेंट साइड में दिखाया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरे को मिला, मतलब मैंने रिसीव किया सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट इज 3,76,000, वो मैंने रिसिप्ट के अंदर दिखाया। ऐसे ही डोनेशन देखोगे तो वो मैंने रिसिप्ट किया, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल डोनेशन है, इसमें कहीं नहीं लिखा वर्ड की स्पेसिफिक है या किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए डोनेशन है, तो ये नॉर्मल डोनेशन है। और स्पेसिफिक होगा तो भी आपको रिसिप्ट में ही लेना है, और यहाँ पे मैंने रिसिप्ट में ही लिया है। अगर आप रिसिप्ट में देखोगे तो टू डोनेशन 80,000, एंट्रेंस फीस मैंने देखो अगर लिया होगा रिसिप्ट के अंदर तो 43,000 लिया है मैंने। और यही अगर आप रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल ने कोई रेंट दिया होगा या रेंट में चढ़ाया होगा किसी को, या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें रेंट आ रहा होगा तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे मैंने रिसिप्ट में दिखा दिया 52,500। और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा स्टूडेंट इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट पेड नहीं होता, ठीक है। एनपीओ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको रिसिप्ट में दिखाया 29,500। चलिए अब पेमेंट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था 34,400। अब वो टैक्स पे कर रही है 5,000, तो वो 5,000 भी उन्होंने मैंने पेमेंट में दिखा दिया। हॉनोरेरियम सेक्रेटरी या सैलरी एंड वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस या फिर आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा मैंने पेमेंट में दिखाया है। तो आप देखोगे मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो एक्सपेंस और इनकम दोनों मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट बाइफरकेट कर लिया। तो इन सबको ऐड माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस आता है नीचे बैलेंस कैरी डाउन के नाम पे, कैश इन हैंड, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर 3,30,000। और ये हमेशा निकालने को बोल सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बस एक यही चीज है जो निकालना होता है, या तो कैश इन हैंड आएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिसिप्ट और पेमेंट सही तरीके से सही कॉलम पे आपने चढ़ा दिया तो आपका आंसर हमेशा मैच होगा। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको आसान लग रहा होगा अब कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाना है। और इसी प्रेजेंटेशन में अगर आप बनाओगे तो आपको हमेशा फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा आपके बोर्ड के पेपर में। सो जितना आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो उतना आपके लिए अच्छा है, और अट्रैक्टिव होने से और भी बढ़िया और भी इजीली नंबर जो है गेन कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट आप आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन और बाकी के जितने भी जो अकाउंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें और आगे की तरफ चलेंगे।
पर अब तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के अंदर या कोई भी इस टॉपिक के अंदर डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के अंदर कमेंट कीजिएगा या इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके, और उसमें आपका जो भी क्वेरी है वो सारी की सारी क्वेरी डालिएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज आज के लिए इतना ही आपके लिए, और ये छोटा सा जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेरी को मैं जरूर सॉल्व करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बहुत आगे वाले जितने भी कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप इसको शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर उनका कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो तो वो टॉपिक भी क्लियर कर सके। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओगे तो उतना ज़्यादा आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा, और मेरे न्यू अपडेट में बहुत सारे जो न्यू टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा और वो क्लियर भी करता रहूँगा लोग आपको। तो आई थिंक आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे टॉपिक जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का टॉपिक है वो समझ में भी आया होगा और आपको क्लियर भी होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।